अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज दो मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि जुडिशरी स्टैंड डिवाइडेड, ये बात जो है वो एक एनवायरनमेंट के अंदर है, एक एटमॉस्फेयर के अंदर है। लोग ये कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो डिवाइड नज़र आ रही है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन के दौरान इस इम्प्रेशन को जो है वो ज़ाइल करने की कोशिश की गई और ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने पिटिशनर को कहा कि आप ये बात ना करें। अगर किसी ऑनरेबल जज को कोई अपनी बात कहनी है, कोई बात करनी है, तो वो खुद अपनी बात कर सकते हैं। क्या इन्वायरमेंट है, इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे आम एक लिटिगेंट के ऊपर कैसे पड़ता है, क्यों उसका मुकदमा ज़ेर इल्तवा चला जाता है, आईनी बेंच, आईनी तरामीम, इन्हीं कानूनी मुश्काफियों के अंदर एक आम शहरी जो है वो इंसाफ का मतलाशी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि जनाब जो है वो ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है, पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 आया है और उसके जेर असर जो है वो एक ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया है लाहौर में, गालिबन मुल्तान और एक और दूसरे शहर के अंदर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके अंदर कई ऐसी स्टेटमेंट, कई ऐसी चीजें, उनको जो है वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज हासिल है, उनको जो है वो कतई तौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो है क्वालिफाइड जो है टर्म इस्तेमाल की जा रही है। ये कानून क्या है? क्या आप कोई फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाते हुए कोई डरेगा? उसको इस कानून का सामना करना पड़ सकता है। क्या हम इस कानून के ताबिया हैं? इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो हमें असरअंदाज हो सकती हैं, जिनका शायद एक आम शहरी को इदराक नहीं है। दोनों मौज़ूआत के ऊपर जो है बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे हशाम अताउल्लाह, ऑनरेबल जो है वो हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं हमारी लीगल साइड के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर जो है वो अच्छी ग्रिप रखते हैं। पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। हशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मियां मोहम्मद नईम अख्तर साहब, ऑनरेबल, ये भी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। पहले आप इनको लातादाद दफा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं और अच्छा एक तजिया करते हैं, अच्छे कानून के ऊपर ग्रिप है, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, आप इन्हें भी पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे और इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और मैं पहला सवाल जो है वो हशाम आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। और जुडिशरी स्टैंड डिवाइडेड, क्या ये ठीक है टर्मिनोलॉजी? इसके अंदर इंप्रेशन जो ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, आज एक पिटिशन थी जिसके अंदर पिटिशनर हाफिज इख्तिशाम ने बात की कि इमाम मिजारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जुडिशरी जो ऑनरेबल जजेस हैं 5, उन्होंने नाम लेकर ये कहा कि वो प्रेशर के अंदर हैं, जिसको उसको जाहिल करते हुए ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम आज़ाद हैं और हम यूनाइटेड हैं, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं आप सारे सिनेरियो को? देखें भट्ट साहब, कोई भी जुडिशियल अदारा है ना, यह हमारा जो इंस्टीट्यूशन है कि लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द वेरी लोअर कोर्ट एंड टू द वेरी हाईएस्ट, ये बहुत एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है। उसकी वजह यह है कि लोग यहां पे इंसाफ लेने जाते हैं और जब एक इंप्रेशन आप ये दे देते हैं ना टू द कम्युनिटी एट लार्ज और पब्लिक एट लार्ज कि यहाँ पे जजेस के अंदर अपनी जो है वो एक लेग पुलिंग या फॉर एग्जांपल अपनी जिसे कहते हैं खींचातानी चल रही है, और फिर होता यह है कि बड़ी माजरत के साथ कुछ जो हमारे नोन एज ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मैं अगर बजाते खुद या मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स इस टाइम के ऊपर बैठे हुए हैं, दे हैव गॉट वास्ट एक्सपीरियंस एज बीइंग ट्रायल लॉयर्स, एज बीइंग, अगर उनके केसेस के ब्रीफ्स देखे ना तो उनके दफ्तर में ना फाइल्स भरी होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जो वुकला हजरात हैं जो अपने आप को पब्लिक या जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं ना, इनका काम ही सिर्फ यही है। ठीक, ये जब तक किसी भी इंस्टीट्यूशन की या किसी भी जज की या फॉर एग्जांपल किसी अदारे की ह्यूमिलेशन नहीं करेंगे ना, इनका बड़ी माजरत के साथ चूरन नहीं बिकेगा। ठीक ठीक। अब जब ये आप इंप्रेशन दे देते हैं ना जनरल पब्लिक में आके कि अब इनका काम ही सिर्फ ये है कि ये कोर्ट में अपेयर होते हैं, ये फ्रिवलेस पिटिशंस करते हैं, और इन पिटिशंस के अंदर मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, कुछ पिटिशंस का आउटकम जो है, कुछ रिट पिटिशंस का या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस का बड़ा जबरदस्त आउटकम भी निकला और उसके ऊपर बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स भी आई, जिसमें वन ऑफ और बड़े पॉलिसी डिसीजंस और पॉलिसी मैटर्स और पब्लिक इंटरेस्ट की बात भी हुई। पर
इन लोगों का काम सिर्फ ये है कि पब्लिक और मीडिया अटेंशन जिसे कहते हैं ना, इनको मिलती वो है। सीख करते ये जब तक, हाँ वो सीख करते हैं, जब तक ये फॉर एग्जांपल इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देंगे या ये कोर्ट में जाके किसी की कॉन्डक्ट के ऊपर किसी के मतलब फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करेंगे, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इनके पास आगे देखें ना, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कभी इन्होंने पूरा ट्रायल किया है? ये सही तरह ये एक्टिविस्ट जो है ना, ये जिरा नहीं कर सकते। ये सिर्फ किरदार कशी नंबर 1, और सेकेंडली ये लोगों को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, पर्सनल जातियात पे उतराते हैं। अब जहां तक बात रही कि इंस्टीट्यूशन का डिवाइड होना या ना होना, जो आपका मेन क्वेश्चन है, लेट मी कम टू इट। इसके अंदर एक जनरल पब्लिक को ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि जजेस के अंदर किसी किस्म का भी कोई तनाजा है, ठीक, नंबर 1। सेकेंडली, जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का कोई इशू है, हमें हाई कोर्ट अक्सर औकात कहती है कि जी आपका कोई ग्रीवियंस है, आप डायरेक्ट पिटिशन ना फाइल करें। अब तो उन्होंने वो डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट बंदे भी बता दिए हैं कि जी पहले एप्लीकेशन आप उन्हें दें, वो फैसला करें ग्रीवियंस कमेटी, फिर आप हाई कोर्ट में आए। अगर कोई ग्रीवियंस है तो हमारे पास, ये जजेस के पास भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। मुझे अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दें। जी जी, उनके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है ना, चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं, जी जी, उनको खत लिख सकते हैं। अगर ये तनाजो है तो अपने तौर के ऊपर अपनी फाइंडिंग देना कि जी हमारे साथ ये यहाँ इस तरह ये ज्यादती हो रही है, प्रॉपर फोरम पे जाएं और वहां पे जाके अपना ग्रीवेंस रिकॉर्ड कराएं। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे उन्होंने क्यानी साहब ने इस जो पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जी हमारे अंदर किसी किस्म का तनाजा नहीं है और ना ही जिसे कहते हैं हम डिवाइडेड है, हम इकट्ठे हैं। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है, ठीक है। कैटेगोरिकली उन्होंने ऐसे जो बाहर क्यासाराई हो रही है कोर्ट से बाहर, उसको डिनाइल दे दिया कि वी आर ऑल टुगेदर। बट बड़ी माजरत के साथ बट सब अंधों को भी नजर आता है कि जिस तरह सिस्टम हमारा चल रहा है, अब हम लॉयर्स भी तो सुबह उठते हैं और कोर्ट में जाके पूरे ट्रस्ट के साथ जजों के सामने अपेयर होते हैं कि नहीं होते? जी, पूरे ट्रस्ट के साथ अपेयर होते हैं कि यार हमें यहां से रिलीफ मिलेगा, बिकॉज हमारे पीछे हमारा क्लाइंट खड़ा होता है। बिल्कुल। बट जिसके पीछे वो क्लाइंट ही नहीं खड़ा, वो पर्सन में पिटिशनर इन पर्सन है, उसको तो कोई ना नुकसान है ना फायदा है। ठीक, उसने सिर्फ अपनी चीज देखनी है कि मैं मीडिया के ऊपर आके सिर्फ बाहर निकलूंगी कोर्ट से या निकलूंगा तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए खड़े होंगे कि हाँ जी आपने कोर्ट के अंदर जिसे कहते हैं ना ह्यूमिलिएशन कितनी अच्छी की है। बिल्कुल ठीक है। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। अंधों को भी नजर आता है, एक रिफ्ट तो है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि एक ऑनरेबल जज को भी दूसरे ऑनरेबल जज से मसला हो सकता है। कानूनी चारा जो हुई, अपना जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब ने, उनको काम से रोका गया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, 30 जो है वो इस पिछले माह की उनको स्टे ऑर्डर मिल गया, उनकी कॉज लिस्ट बहाल हो गई, उनको काम करने से रोका गया था, वो मामला हो गया। सरदार साहब की सीनियोरिटी इन्होंने चैलेंज की थी, वो मामला सेटल हो गया। तो क्या हम बतौर नेशन इतने मैच्योर नहीं हैं कि हम ये माने कि जनाब एक मुकदमा था, उसका फैसला आ गया, अब आगे चलना चाहिए? हम एज ए पिटिशनर चले जाते हैं, उस चीज को हाईलाइट करते हैं कि जनाब ये आपकी रिफ्ट है, आपका मामला है। क्या इसी तरह से प्रैक्टिकली होता है? बट साहब इसमें गुजारिश ये है कि जब हमारे तनाज़ात हल करने वाले जज साहबान ही किसी तनाज़े में पड़ जाएंगे तो वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे। ठीक, जुडिशरी का ये जितना भी हमारा मैकेनिज्म है, जज साहबान है, वकला हैं, अदालती अमला है, अदालतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जितना कुछ भी है, ये सारे का सारा इसका मकसद जो है वो लिटिगेंट को फैसिलिटेट करना है, लोगों के मसाइल हल करना है। अगर जज साहबान ही अपने मसाइल में चले जाएंगे और आप पब्लिक एट लार्ज को ये पैगाम देंगे कि हम जो है वो डिवाइडेड हैं और हमारी तो आपस में नहीं बनती, क्योंकि जब आपके दरमियान हार्मनी नहीं होगी, आप एक कोर्ट के अंदर जज साहबान ने डिविजनल बेंच भी करनी है, एक दूसरे के साथ बैठ के जो है वो उन्होंने फैसले भी करने हैं, उन्होंने डिस्कशंस भी करनी है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी उन्होंने हल करने हैं। अगर ये एक मैसेज बाहर चला जाता है तो यकीनी तौर पे इससे इंस्टीट्यूशनल जो डिसरिप्यूट है वो आएगी, और इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े एट स्टेक हैं और उनके मामला जो है वो खासतौर पे जुडिशरी के हवाले से बड़े मसाइल का शिकार है। हम किसी सूरत भी ये ना तो अफोर्ड कर सकते हैं कि जुडिशरी में कोई डिवीजन हो और ना ये होना चाहिए, क्योंकि जब आपने लिटिगेंट जो कि एक उम्मीद लेके आपके पास सुबह आया है कि मेरे केस की हियरिंग है, मुझे इंसाफ मिलना है, जज अगर मेंटली जो है वो कहीं और ऑक्यूपाई है, वो अपने किसी साथी जज या किसी और जगह पे जो है वो फंसा हुआ है मेंटली, तो वो फिजिकली तो वो जज साहब उधर होंगे लेकिन मेंटली उधर नहीं होंगे, वो केस के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो मेरी इसमें जो है वो राय ये है कि
होना भी नहीं चाहिए। और एक रिफ्ट तो एक चीजें एक इतना कॉर्डियल माहौल जो है वो हमारी अदालतों में, हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट में नहीं है। लेकिन ये को आज की बात नहीं है, जब से हम वकालत कर रहे हैं हमने देखा है ये एक जो है रिफ्ट या एक चीज लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू से ही मौजूद रही। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भी देखा, हमने देखा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक सूबे के हाई कोर्ट ने किस तरह से काम से रोका, इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट में भी हमने देखा। तो हम इसको हाईलाइट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको देख रही होती है, आप ये नहीं मैसेज दे सकते कि रिफ्ट है। और जो मोहतरमा हमारी कुलीग जो है उन्होंने जो एक रेफरेंस के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर पिटीशन आ गई जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जस्टिस कियानी साहब ने बहुत अच्छी जो है वो उनको रोका है। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इसके ऊपर बात ना करें, आप क्योंकि एक जज का काम अदालत के अंदर इंसाफ करना है, ना कि अपनी जाती झगड़े और अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है उसको हाईलाइट करना है। आपका किसी जज के साथ कोई इख्तलाफ हो सकता है, आपका कोई इंटेलेक्चुअल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि आपकी रिफ्ट है। दो फर्ज करे डिविजनल बेंच को फैसला करता है, एक जज मानता है, कहता है कि इस तरह से फैसला होना चाहिए, दूसरा जज कहता है कि नहीं इस तरह से फैसला होना चाहिए, तो इसका मतलब यह कि उनके दरमियान कोई रिफ्ट है, ये उसकी ओपिनियन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आम एक जो लिटिगेंट है उसके लिए कितना ये जरूरी हो जाता है कि वो अपना केस जो है वो पहले लगवा सके, क्योंकि जाहिर है जब एक रिफ्ट आती है, ये जो वाकया आया है सामने, इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस जो है वो उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उन्होंने अच्छा उस असर को जाहिर किया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हो ना हो। हम जानते हैं हर जमाने में जो है वो किसी ना किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जिस तरह मियाँ साहब ने भी कहा, हम मुकदमात करते हैं, फुल बेंच बैठता है, उसके अंदर डिवीजन बेंच बैठता है, कोई मुकदमा किसी तरह है, कोई किस तरह है, रोजमर्रा की बुनियाद पर जो आपके कोई ना कोई बातें हो जाती हैं। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि आप अलाउ कर दें आम बंदा, जो जिस तरह भी शाम ने भी कहा कि जनाब हर बंदा उठे पिटीशन फाइल करे और कि जनाब के मुझे जो है वो इससे जो है थोड़ी रहनुमाई मिलेगी, थोड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, मीडिया कवरेज मिलेगी, तो मैं तो फेमस हो जाऊंगा, तो मुझे ये फाइल कर देनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सीनियर्स की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये बिल्कुल बजा फरमाया कि हमें नहीं दिखाना इदारों को, अपने इदारों को, आवाम को कि हमारे दरमियान कोई मामला खराब है। उसकी वजह यह कि इदारे की बदनामी तो होती है, साथ ही साथ जो आपका जो पिटिशनर आपके पास आया उसका इत्मीनान भी रहता है कि यार ये तो आपस में झगड़ रहे हैं, इन्होंने हमारा क्या फैसला करना है। लिहाजा एज ए इदारा हमें चाहिए कि हमने अपने इदारे को कैसे मजबूत करना है, कि हम मिलजुल कर बैठे, हम बातचीत करें। अगर कोई मसले मसाइल देखें जी, कोई कुलीग है आपस में, उनके भी आपस में झगड़े या मसले मसाइल नहीं होते, तो क्या वो इस तरह इसको सोल्व करते हैं कि वो आम बयान करते हैं। अदालती निजाम में तो ये तो ऑनरेबल जजेस का तो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो इस तरह से ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते नहीं कर सकते सर। वो आप देखें, वो कोर्ट के अंदर आपका जो कानूनी राइट है वही लिया उन्होंने। जो तारिक जंगीरी साहब हैं उन्होंने भी पिटीशन फाइल की। बेशक ये बिल्कुल आप बेजा फरमा रहे हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका कतई नहीं है कि हम आम आवाम को ये बताते फिरे कि जी हमारे जो इदारे हैं आपस में उनका झगड़ा चलता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह कि आम इंसान तो इंसाफ लेने हो गया है। अगर उसको ये लगे कि यार इंसाफ देने वाला ही ऑक्युपाइड है कहीं और अपने मामला में फंसा हुआ, ये मेरा क्या इंसाफ करेगा। मेरे सीनियर ने बिल्कुल अच्छी बात की है। हमें चाहिए कि देखें इदारों को मजबूत करने के लिए जो इदारों के अंदर बैठे हैं उनका मेंटली स्ट्रेंथ भी जो है ना मजबूत होनी चाहिए। ये छोटे छोटे मामला जो है ये इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए इदारों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे मुल्क में आगे भी प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, किसी को देर नहीं मिलती, किसी को देखें आप हमारा मामला जो है कहां तक जा रहा है। हर इदारा जो है इसी तरह लगा हुआ है, बट अल्लाह के आसरे पे इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे इदारे जो है वो मजबूत होने चाहिए। जज साहिबान मिल बैठे, अगर उनके कोई मामला है उनको सोल्व करें और जो है इंसाफ की फराहमी जो है वो उसको आम करें। बिल्कुल, इसके बगैर तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शाम में आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब का ये मामला हुआ, मैं थोड़ा सा दूसरे पहलू की तरफ भी जाना चाहूंगा। क्या ये एक ऑनरेबल जज के लिए पॉसिबल होता है बात के अंदर के? हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे जो ऑनरेबल जज थे हमारे, वो उनका मामला हुआ, उनके खिलाफ रेफरेंस हुआ, फिर उनका हमने एग्रेशन भी देखा। वो एक ऑनरेबल जज भी जाहिर है वो हम ही से गए हैं, वो भी एक इंसान है, तो उनकी भी लाइकिंग रहती है, कौन मेरे मामले में कहाँ खड़ा था कहाँ नहीं खड़ा था।
तो क्या उसका असर फिर आपके फैसलों में भी रिफ्लेक्ट होता है? सर जी ये बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, और इसको मैं कोट करूंगा कि देखें, बात ये है कि यहाँ पे हम लोग बजाते हैसियत इंसान जो किसी भी अदारे को हेड कर रहा होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को, ये जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, बड़ी माजरत के साथ इन्होंने खुद इसकी मौकरी की है, और मौकरी इन्होंने इस तरह की है कि यहां पे अब देखें उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। मैं नहीं जानता कि व्हाट द वेयर अबाउट्स आर, या उसके पीछे निटिग्रिटीज क्या है या बैकग्राउंड क्या है। एक मोजेस जज साहब उस ओहदे पे आते हैं, वो हलफ लेते हैं, क्या उनकी स्क्रूटनी नहीं होती? पहले चीजें नहीं पता की जा सकती हैं कि वेदर ही इज लायबल अंडर सच एंड सच एक्ट और ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सच एंड सच, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि वो उनसे कोई ना कोई मिस्टेक है जो पहले स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट अब जब स्क्रूटनी नहीं होगी और इस तरह करके भर्तियां जिसे कहते हैं सिर्फ रातों रात हो जाएगी बड़ी माजरत के साथ, और लाइकनेस के ऊपर होंगी, और जिन लोगों ने आगे बैठ के करवाई होंगी, फिर ऑब्वियसली उनके एजेंडाज और उन्हीं के ही जो प्रिंसिपल्स होंगे सर, उनको फॉलो किया जाता है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। बट मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि एक मजाक बनाना इंस्टीट्यूशन का, और देखें अब एक ओवरऑल ये डिग्री का जो मसला है, ये जनरल पब्लिक के ऊपर क्या परसेप्शन है कि यार सारी इस जैसे होंगे फिर। बिल्कुल ठीक। मतलब कि जो डिग्री एक जाली आ गई है वहां पे ओवरऑल, भाई पहले आपने क्यों नहीं उनको, जब आपने एलिवेट किया और जब उनको आपने एक सीट पे बिठाया, एक ओहदे पे बिठाया, तो आपने पहले स्क्रूटनी नहीं की? तो इदारों को भी जैसे कि अब ये जो इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है सर, ये मैंने और आपने यहां पे बैठ के बात करने से हल नहीं होना। ये हमारे ये जो ऑनरेबल जजेस हैं, इनको चाहिए कि इस के अंदर बैठ के एक प्रॉपर स्क्रूटनी सिस्टम बनाएं जिससे ये स्क्रूटनाइज कर सके। अब देखें, जो इज्जतदार जज होता है वो बेचारा इस्तीफा देके चुप करके घर चला जाता है, लेकिन यार मेरी पगड़ी उछाली जाए। लेकिन शाम वो भी उसके लिए उसके बच्चों के साथ जाती है, उसकी फैमिली के साथ, ओवरऑल एक स्टिग्मा, सारी उम्र एक स्टिग्मा एक समझ लें कि उसके ऊपर एक लॉग लग गया है सारी उम्र के लिए कि ये अच्छा। अब हमारी जो अवाम है और हमारी जो सोसाइटी है, उसके ऊपर सबसे पहले उसके ऊपर मॉरल इंप्लीकेशंस भी लग जाती हैं, एथिकल भी लग जाती हैं, और रिलीजियस भी लग जाती हैं कि यार ये बंदा ही जिसे कहते हैं ना 2 नंबर है, हालांकि उसका पता नहीं कसूर है या नहीं है, ठीक, दैट इज समथिंग एल्स। अब इस सारे ऑपरेशन को, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को, वो जो कंसर्न यूनिवर्सिटी है, वो बेशक उसको आप मद्देनजर रख के कह देते हैं कि जी सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड हो गई है, बट यार ये जो तमाशा लग गया है पूरे 2, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने का, अब हम एक रेफरेंस भी जो फाइल हुआ है, इसके पीछे कौन है ये भी तो हम देखें ना कि यार ये इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि अपने आप को इतना मजबूत करे कि वाकई अगर उस एक बंदे के बैकग्राउंड उसकी गलत है, या फॉर एग्जांपल उसकी हिस्ट्री के अंदर कोई इशू है, तो उसको बैठ के एमिकेबली उसको उससे पहले पुराने जमाने में पिछले सालों में ऑनरेबल जो सीनियर जजेस थे, वो जूनियर जजेस थे, इस्तीफे ले लिया करते थे खुद बुला के कि यार एमिकेबली इसको हल कर लें। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर ये आउट हुआ, बात आउट हुई, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। इदारे को मजबूत होना चाहिए, बाहर के जो इदारे हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी को पूछा जा सकता है, भाई आप 40 साल 30 साल, कोई 2 दिन नहीं, कोई 2 महीने नहीं, आप ये बताएं आप इतना खामोश रहे हैं, आप पहले अपना सिस्टम बताएं कि आप कहाँ पे है। फिर ये है कि जो ऑनरेबल जुडिशरी है हमारी, उसके अंदर एक ऑनरेबल जज आ रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं किस तरह आ रहे हैं क्या नहीं, लेकिन वंस वो आ गए हैं तो उनके डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करने के लिए इंटरनल सिस्टम जो है उसकी स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि उसके अंदर एक एडिशनल सेशन जज थे जो हो गए थे, उनकी प्रैक्टिस कम थी उस टाइम, फिर उनको निकाला गया। तो बंदा पूछे कि आपने भाई जब आपके इदारे ने किया तब आपके निजाम कहाँ पे था? बट साहब गुजारिश ये है कि हमारे माशरे में जो फिर बात उधर ही आ जाती है, आप जब एक सिस्टम के तहत नहीं आते, एक सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर ये मसाइल होते हैं जी। एक सिस्टम मौजूद है, आपके अदारे मौजूद हैं, एक मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन फॉलो नहीं होता। जज साहबान की जो वेरिफिकेशन है डिग्रियों की, उसके लिए अदारे मौजूद हैं। पहले जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी है, तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
उसके बाद जो है वो जज साहब की एलिवेशन होनी है। ये तमाम चीजें मौजूद हैं, आपने ये तमाम मैंडेटरी हैं, ये चीजें पहले करनी है। एक जज साहब को आपने एलिवेट करने से पहले ये तमाम काम करने हैं, ये मैंडेटरी है। लेकिन मसला फिर वही है कि जब आप बिलू आई होंगे तो फिर आपके लिए सारा प्रोसीजर जो है वो बाईपास कर दिया जाएगा। ठीक ठीक। जब प्रोसीजर बाईपास किया जाता है तो फिर जो है वो आप उसमें से ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि अप टू दी मार्क व उस तरह से मामला तो नहीं होते जिनके उसकी कोई डिग्री का मसला होगा, कोई केसेस का मसला होगा या कोई और मसाइल होंगे। बुनियादी चीज ये है कि आप स्क्रूटनाइज करें, आप फ्री हैंड दें। लेकिन फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि आप जो अदारे हैं या जो फोर्सेस एजेंसीज हैं, एविडेंस कलेक्टिंग एजेंसीज जो हैं, वो को आपको ब्लैकमेल करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर एंड फ्री जो है वो आपकी रिपोर्टिंग हो, आपका सारा जो है वो रिकॉर्ड सामने हो। जो है मैं कहता हूं कि एक बार के अंदर एक बंदा जो वकालत करता है, बार से बड़ा जो है वो कोई विटनेस नहीं होता। ठीक, बाहर से आप पूछ लें, आपको बता देंगे कि भट्ट साहब जो है वो आपका किरदार क्या है, मियां साहब का क्या है, मियां शाम साहब का क्या है, एक एक बंदे को पता है। इसी तरह से जज साहबान की जो रिप्यूट होती है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर कोई जज किसी जगह पे ट्रांसफर होकर जाता है तो उसकी वहां पे ज्वाइनिंग लेने से पहले उसकी रिप्यूट जो है वो ट्रेवल करके पहुंच चुकी होती है। ठीक। तो ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं होती। हमें रोज पता है कौन से जज जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, कौन से जज जो है वो एवरेज है, कौन से जज जो है वो काम नहीं कर सकते, जो इनकम्पिटेंट है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। बार को हर चीज का पता होता है। लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम में चीजें बेहतर होनी चाहिए, इसी सिस्टम में से हमने आगे चलना है। लेकिन उसके लिए आप एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज इस तरह से चीजें ना उछाले। बिल्कुल कि आप डिग्रियां उठा के ले आए, वो 30 साल, अब देखिए उस जज साहब ने कुछ 30 साल तो वकालत की होगी, 30 साल बाद वो एलिवेट हुए, अब आप कहते हैं कि जी उनकी डिग्री जाली है और फिर आपने उनको काम से रोक दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यू हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया है, आप बताएं कि क्या किसी जज को जो है वो काम से रोका जा सकता है? उसने कहा जी नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा जी 1 मिनट में फिर ये केस जो है वो ये उनकी अपील एक्सेप्ट है। ठीक, तो बात ये इसी तरह से है कि आपने एक इतना बड़ा ऑर्डर कर दिया, एक फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मौजूद था, आपने वो अवेल किए बगैर जज को डायरेक्ट काम से रोक दिया। ये एक मैसेज जो पब्लिक एट लार्ज को जा रहा है कि जजेस जो है उनके अपने मसाइल बहुत ज्यादा है, उनकी डिग्रियों के मसाइल हैं, उनकी रिफ्ट है, उनके अपने जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग है। ये मुआशरे में हमें और डिग्रेड करेगा और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसको पहले 130वें नंबर पे इसको मजीद कहीं नीचे ले जाएगा। मजीद कहीं नीचे ले जाएगा। अली मैं आपकी तरफ आऊंगा, कितना जरूरी है ऑनरेबल एक जज के लिए कि वो ग्रेस शो करे। सरदार साहब का सीनियरिटी का मसला चैलेंज हुआ पड़ा था, उन्हीं के पास ये मामला लग गया तारिक महमूद जंगीरी साहब का, तो क्या उनको भी चाहिए था कि वेल लेफ्ट करते, मामले को भेज देते ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज देते। इसको एक वैसे भी अनप्रेसिडेंटेड मामला था, सबकी राय यही थी लीगल कम्युनिटी में भी। तो क्या अवॉइडेंस के जरिए भी ये मामला हो सकता है, या ये दिखाना कि जनाब मैं आपको ये कर सकता हूँ और आप ये करेंगे, तो उस ट्रसल के अंदर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जजेस के लिए बनी है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो सोल्व करेगी। ये केस वहीं पे जाना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम थी तो वहीं पे सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, ना कि उनको सॉर्ट एक्शन लेके उनको काम से रोका जाता। उसके बाद देखिए इवेंचुअली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। बदनामी किसकी हुई? इदारे की हुई। आपस में जिनके झगड़े चल रहे हैं, कौन कह रहा है? अवाम कह रही है। देखना यह है कि भाईजान हमने अगर इसी तरह माशरे को चलाना है तो इतबार खत्म होता जाएगा इदारों पर। अवाम खुद तो चल नहीं सकती, इदारों के बगैर कैसे मुल्क चलेगा? इदारों को मजबूत करने के लिए अपने ही गिरबानों में जानते हुए अपने पांव पे कुरानी नहीं मारनी लोगों ने। देखना यह है कि हमने इसको मजबूत कैसे करना है। अगर आपस में लोग झगड़े चलेंगे कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूं, तो मुझसे बच के दिखाओ, तो ये मामला नहीं चलेगा, क्योंकि इंसाफ की फराहमी भी नहीं होगी और अवाम का इतबार भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अवाम का इतबार भी जाएगा ना। ऑनरेबल जजेस भी जाहिर है इंसान है, गलती जो है उसके अंदर हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक ग्रेस शो करना जिससे इदारे के अंदर मजबूती आए, इदारे के अंदर बेहतरी आए और आम जो ऑब्जेक्टिविटी है जिसके अंदर आम एक शहरी के मसाइल को हल करना है उसकी तरफ हम बढ़ सकें। हम देखते हैं कि डेवलप कंट्री के अंदर एक ही चीज़ कही जाती है कि वहाँ पर इंसाफ का बोलबाला है, एक तराजू है। आप किसी भी दुनिया के मुल्क से वहाँ पे गए हैं, आप उस माशरे के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। यही ख्वाब हम पाकिस्तान में देखते हैं।
और उसको ताबीर भी करना चाहते हैं। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ूंगा और देखना चाहूंगा कि पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 जो है वो आ चुका है, उसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन दी गई है। एक बैलेंस लॉ है या इसको जो है वो कहा जा रहा है जी ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून क्यों कहा जा रहा है, क्यों उसके बारे में जो है वो क्रिटिसिज्म है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला चैलेंज हो चुका है, वहां पर क्या इसकी जो है वो रफ्तार चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं अशाम आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप बैरिस्टर भी हैं, आप बेशुमार मुकदमात भी आप करते हैं, क्या लॉ है। एक तो इसके अंदर मैं ये चीज देख के हैरान हुआ कि एक साइड के ऊपर जिनका काम है एक सहाफ़ी का लिखना या एक लॉयर का कि उसके ऊपर तबसरा करे या एक एंकर का, उसको उन्होंने कहा जी कि आपको क्वालिफाइड जो है वो दे देते हैं प्रिविलेज, और दूसरे जो चीजें हैं जिसके अंदर आज उनको एक कह लें कि बिल्कुल एक बैलेंस आउट कर दिया है, उनको उन्होंने कहा जी एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं हो सकता। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट प्रिविलेज का और क्वालिफाइड प्रिविलेज का, ये डेफिमेशन लॉज के अंदर अब का एग्जिस्टेंट नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर मजीद अगर आप इन डेप्थ के अंदर जाए ना, तो पहली बात तो ये एक बहुत अप्रिशिएटेबल बात है कि एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है एज पर द लेटेस्ट लॉ। ठीक 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 है ना जी। अब ट्रिब्यूनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल है, उससे होगा क्या कि ये जो आपका कानून है, अब इसकी बाद में जाते हैं कि इसके लूप होल्स क्या हैं और लकूनास क्या हैं। ये मजीद स्ट्रेंथन इस तरह होगा कि डेवलपमेंट केसेस का जो फैसले हैं वो रैपिड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगी है, जज के पास सिर्फ इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अब जहां तक बात रही यहां पे पाकिस्तान की, अगर फॉर एग्जांपल देखी जाए, देखिए डेफेमेशन लॉज जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस में जाके देखें ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा इसको डीपली एक्सेसिबल है, नंबर वन। और सेकेंडली जिसे कहते हैं, वहां पे बहुत सवेयर पेनल्टीज हैं अगर कोई भी बंदा किसी के खिलाफ बात करता है। अब इसके ऊपर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं कि एक बड़ा हाईलाइटेड मैटर था, एक सिंगर था अली जफर जी जी, ठीक है, वो मिशा शफी वाला जो मैटर। जी, जी, जी। अब इसके अंदर वो कोई मैटर किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी जी, अली जफर का एक स्टेटमेंट की वजह से कैरियर तबाह हो गया। ठीक। इनिशियली कुछ अरसा जी जी, वो बड़ा ज्यादा ऐड जिसे नहीं कहते हैं मिले, खत्म हो गया, उसका काम जो उसका भी खत्म काम हो गया। उसका खत्म हो गया। हालांकि वो रो बात पड़े थे, बिल्कुल। अब देखें, बात सिर्फ इस तरह की है कि वही बात आ जाती है कि अगर किसी की किरदार कशी हुई है और दैट इज एडमिटेड, और उसके ऊपर अगर डेफेमेशन ट्रिब्यूनल एविडेंस के मुताबिक और ट्रायल पूरा प्रॉपर कंडक्ट होके और प्रॉपर मैटर अगर कंटेस्ट हुआ हो और उस पर अपना फैसला सुना देती है, तो वो कोई मेरे इन अकॉर्डिंग्स टू माय लीगल नॉलेज वो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। हम अपने इंस्टीट्यूशन को नंबर वन और उस कोर्ट को, उस लॉ को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कोई भी बंदा उठ के किसी के खिलाफ अब क्योंकि दौर चेंज हो गया, अब ये सोशल मीडिया और ये जो सोशल मीडिया की एप्स हैं, यहां पे फौरी तौर के ऊपर बगैर तस्दीक के कोई भी किसी के खिलाफ बात करना वो बहुत आसान हो गया, क्योंकि बात फौरी तौर पे वायरल हो जाती है। अब एआई के दौर के अंदर इस टाइम के ऊपर फौरी तौर पे किसी को गंदा करना हो तो कितने सेकंड लगेंगे, उसको आप बना कर देंगे, उसका कुछ ना कुछ भी आप बना सकते हैं ना जी। तो उसके लिए वी नीड सच लॉज, वी नीड सच ट्रिब्यूनल्स, वी नीड सच जजेस, वी नीड अ सिस्टम जिससे ये सारी चीजों को हम जिसे कहते हैं ना स्क्रूटनाइज कर सके, नंबर वन, और इनको सम अप करके कम कर सके। अब जब तक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लॉज नहीं होंगे, जब तक किसी को डर नहीं होगा कि यार मैं ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, मैंने फॉर एग्जांपल किसी XYZ से सुनी है और मैं आपके खिलाफ भट्ट साहब को बात कर देता हूं कि जी भट्ट साहब जिसे कहते हैं ये काम करते हैं, तो आपकी किरदार कशी होगी, बिल्कुल, और वो अपने सोशल मीडिया पे लगा देता हूं। मैं चाहे मीडिया पर्सनालिटी हूं या फॉर एग्जांपल मैं कोई जो हूं वो कोई भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं या कोई एक्टर हूं या कोई ब्रॉडकास्टर हूं या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, मेरे लिए मेरे फॉलोअर्स हैं जी, और मैं किसी की भी आके पतलून उतार दूं सोशल मीडिया के ऊपर या मैं किसी के बारे में भी बात कर लूं, तो वो मेरी अकाउंटेबिलिटी बटसम होनी चाहिए कि नहीं? सही, कानून के अंदर होनी चाहिए। अब जब तक मेरे ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ना होगी, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि यार कानून मुझे पकड़ सकता है, तो मैं नहीं डरूंगा, मैं हर किसी की पतलून फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे जाऊंगा, अपना अकाउंट करूंगा, 1,00,000-1,50,000 मेरा फॉलोअर है और उसी तरह मेरे शेयर भी 1,00,000-1,50,000 हो जाए। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। मियां साहब, कानून तो जाहिर है जिस तरह शाम ने का जरूरत है
लेकिन जो क्वेश्चन एक आम सुनने वाले और देखने वाले के ज़हन में आता है वो यही आता है कि कानून की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बड़ी गलत होती है, उसकी हमेशा अपने ओपोनेंट को, अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए वो होती है। तो क्या ये कानून इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जनाब जो बोलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ उसके खिलाफ ये डेफेमेशन लॉ लग जाएगा? नहीं, इस तरह से बात नहीं है। ये डेफेमेशन जो एक्ट आया है 2024, मैं समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत थी। इससे पहले डेफेमेशन ऑर्डिनेंस था 2000 का, जिसको रिपील किया गया 2024 का। ये जो नया एक्ट आया, इस एक्ट के अंदर बेशुमार चीजें जो है वो ऐड की गई हैं। एक तो प्रोसीजर जो है वो इसमें स्पीडी कर दिया गया, ट्रिब्यूनल्स बन गया। विद इन 60 डेज आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, ट्रिब्यूनल के पास जाना है, और अब जवाब का राइट उस तरह से नहीं है कि आप जाएंगे और जवाब दावे देते रहेंगे और आपको डेट्स मिलती रहेंगी। फ्रॉम द अपीयरेंस आपने विद इन 30 डेज आपने लीव टू डिफेंड फाइल करनी है। जस्ट लाइक जैसे हम ऑर्डर 37 के दावे में करते हैं, जैसे हम बैंकिंग में करते हैं, जैसे हम रेंट में करते हैं। लीव टू डिफेंड आपकी अगर जो है वो अलाउ होगी तो फिर आप जो है वो आगे केस जो है वो लड़ सकते हैं। अगर लीव आपकी अलाउ नहीं होती तो सरे दस्त जज साहब जो है वो प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में क्या मसाइल थे? दुनिया को पता था कि जो डेफेमेशन कर रहा है कि आप जो मर्जी किसी के बारे में बात कर दें, जो मर्जी लिख दें, जो मर्जी अपलोड कर दें, डेफेमेशन का कानून कोई नहीं, वो बेचारा मुंह छुपाता फिरता है, वो कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इससे पहले जो जज साहब थे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो थे वो सुनते थे। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है केसेस में, वो उन केसेस की बारी नहीं आती थी। तो अब ये जो नया लॉ आया, इसके तहत एक बहुत जबरदस्त चीजें हुई। मैंने वो पूरा सारा उसको गो थ्रू किया। मुझे तो ये समझ आती है कि ये एक अच्छा लॉ बना। आप इस वजह से, मैं बारहा दफा आपके प्रोग्राम में पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि आप कानून साजी ये कह के बंद कर दें कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा और आने वाले दिनों में किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। भी इस बुनियाद के ऊपर, इस कसौटी के ऊपर तो हम नहीं चल सकते ना कि ऐसा होगा। लॉ के अंदर प्रिजम्पशन नहीं है। आपने एक एक्ट करना है, इलीगल एक्ट है, बेशुमार एप्लीकेशंस आ गई। जो पुराना लॉ है डेफेमेशन का वो तो मीट भी नहीं करता। बिल्कुल, ये नया लॉ जो है ये उसमें चीजें हैं और उसमें प्रिविलेजेस भी हैं। उसमें जो है वो आपको जो है वो प्रिलिमिनरी डिग्रीज उन्होंने ऐड कर दी हैं और साथ अपील का राइट उन्होंने नहीं दिया। अपील इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आप करेंगे और वो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। और इसमें एक और जो चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, स्पीकर हैं, असेंबलीज हैं, उनके खिलाफ अगर आप कोई बात करते हैं इस तरह की, तो फिर उनकी जो केसेस हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जो है वो उसको दी गई है। डायरेक्ट हाई कोर्ट का सिंगल बेंच सुनेगा। और अगर कोई आम बंदे के बारे में कोई डेफेमेशन का मटेरियल ऐसा जो अपलोड किया जाता है या लिख दिया जाता है या बोल दिया जाता है, तो उस सूरत में डिस्ट्रिक्ट जज जो कि नोटिफिकेशन भी हो चुका है, 22 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ, ट्रिब्यूनल जो बना है वो केसेस सुनेगा। लेकिन दोनों सूरतों में अपील इसकी जो है फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सुनेगा। और इसमें 3 मिलियन तक जो है वो डैमेजेस। अच्छा, जो अगली बात जो सबसे अहम है भट्ट साहब, जो इस केस में जो मुझे अच्छी लगी, पुराने लॉ में ये था कि आपने साबित करना है डेफेमेशन भी आपका कि आप डिफेम हुए हैं, आप डिसरिप्यूट हुए हैं, और उसके बाद आपने डैमेजेस भी आपने साबित करने कि आपको डैमेज कितना हुआ है, मेंटल हेल्थ, दूसरा तीसरा, आपने ये सारे क्लेमेंट ने साबित करने होते थे। अब लॉ ने चेंज कर दिया और उसकी रूह के ऊपर आ गया। अब सिर्फ आपने ये साबित करना है कि आप डिफेम हुए हैं इस एक्ट से, आप डिसरिप्यूट हुए हैं और डेफेमेशन आपके खिलाफ की गई है। जो ही ये बात आप साबित कर देंगे कोर्ट में, द मोमेंट ये साबित हो गया तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि जनरल डैमेजेस में चला जाएगा कि आपको डैमेजेस जो है वो डिसरिप्यूट होने की वजह से जो है वो डैमेज हुआ है, आपकी रिप्यूट डैमेज हुई है, सोशली आप डिसरिप्यूट हुए हैं और आप इकोनॉमिकली भी डिसरिप्यूट हुए। तो उस सूरत में 3 मिलियन तक कोर्ट जो है वो जनरल डैमेजेस अलाउ करेगी और इसके अलावा प्यूनेटिव डैमेजेस भी उसमें डाले गए हैं। अगर आप दोबारा वही काम करते हैं तो यही 3 मिलियन जो है वो 10 टाइम जो है वो एक्सीड कर देंगे और कोर्ट जो है वो आपको अलाउ करेगी। इसमें ये बेहतरीन चीज एक हुई है कि अब आपने ये साबित नहीं करना कि मुझे ये डैमेज हुआ है, आपने सिर्फ ये साबित करना है कि मैं डिफेम हुआ हूं और मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और ये जो खबर थी या जो
सोशल मीडिया के ऊपर जो बात, जो क्लिप या जो भी अपलोड किया गया, मेरे से मुताबिक fake बात थी। की गई, ये फेक थी। इतनी बार साबित कर दिए तो आप डैमेजेस के हकदार ठहर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है अली, ये तो अच्छी बात है ना, एक रिस्पॉन्सिबल माशरे के अंदर, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे हम लॉयर हों, कोई तजियाकार हों या एंकर हों, जिम्मेदार कानून से बालातर तो कोई नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो मैं जो मर्जी बात करूं, उसकी रिसर्च नहीं है, उसकी बेस नहीं है, किसी ने दी मैंने फॉरवर्ड कर दी, इतनी देर में वो वायरल हो गई। अब किसी की फैमिली है, किसी के 100 मामलात हैं, उसको रिकवर नहीं हो पाती। आप समझते हैं इस चीज़ को, जब तक वो उस चीज़ को साबित करता रहा, तो उस सेंस में तो अच्छा लॉ है। लेकिन हमारे इस्लाम में क्या है कि झूठ नहीं बोलना, किसी पे बुख्तान नहीं लगाना, ये क्यों बताया गया हमें? अब दूसरे माशरे में देखें, वो करते हैं इस तरह कि किसी के ऊपर सर उठा के वो कानून की वजह से नहीं करते ना। मैं वही अर्ज करने लगा ना कि अगर हमारे माशरे में बेसिक ही सिखाई जाए ना कि झूठ नहीं बोलना, बुहतान नहीं लगाना, तो उस कानून की शायद जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे माशरे में जरूरत इसलिए है कि हमें आदत पड़ चुकी है, आप कुछ सोचे समझे बगैर किसी के बारे में कोई भी बात कर देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं उसका नुकसान क्या होगा। और सोशल मीडिया के दौर में तो आप अल्लाह का नाम लें, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, ऐसे शेयर करते हैं, बटन दबाते हैं, एक बात आगे शेयर हो जाती है, उनको ये भी नहीं पता इसका आगे से क्या रिएक्ट आएगा, क्या होगा माशरे में, इसका इम्पैक्ट क्या है, दूसरे क्या सोचेंगे, किसी को क्या नुकसान होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का भी तरीका होना चाहिए और ये सिखाना भी चाहिए। किसने सिखाना है? हमारे इदारों में सिखाना है या हमारे स्कूल में सिखाना है, हमारे बच्चों को सिखाना है कि कैसे हम किसी माशरे को परवान चढ़ा सकते हैं झूठ बोले बगैर। हमने अगर अपने माशरे को ऐसे ही चलाना है तो कुछ नहीं बनेगा, अगले 70-80 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक ठीक। जरूरत इस बात की है कि हमें बेसिक्स में सिखाया जाना चाहिए कि आया हमने किसी के ऊपर बुख्तान नहीं लगाना, झूठ नहीं बांधना, ताकि आगे चल के ये मामला खराब ना हो। देखिए, अब कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अशराफिया को बहुत फायदा होने वाला है। उसकी वजह यह है कि कानून भी उनका अपना, जज भी आपको पता है फिर कैसे बनते हैं लोग, हुकूमत जो है इस चीज का कितना बेनिफिट लेगी कि आप सोच सकते हैं। मियां साहब ये कहते हैं कि ये फिर इसके ये तो नहीं वजह होनी चाहिए कि आप कानून ही ना बनाए, आपको कानून तो बनाना पड़ेगा, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन प्रॉब्लम आपकी है, वो प्रॉब्लम यही ठीक है, वो इस पे आया है, जो चैलेंज भी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। सर, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एडिशनल सेशन जज जो आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लगाएंगे, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी। ऑब्वियसली सर, जाहिर है फिर उनके इम्पैक्ट तो पड़ेगा उसके ऊपर, वो जिसके मर्जी पर करवा सकते हैं। ये खासतौर पे जो आपकी ओपोजिशन है वो तो गई कि जिसने मेरे खिलाफ ये बोल दिया है, इन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया, करप्शन का इल्जाम लगाया। मैं देख ये चीजें ना, अगर मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं फेक न्यूज ना दूं, मेरे पास एविडेंस। सर, हमारे मुल्क में तो नहीं साबित किया जा सकता कि किसी ने कितनी करप्शन की है, आपको पता ही है। यहाँ पे हुकूमत कहती है या जो हमारे अहदेदार हैं वो कहते हैं जी एक ना साबित कर दें हमारे खिलाफ, साबित करते रहे। मियां साहब, अब अपना शाम साहब बात तो अली ठीक कह रहे हैं, एक कितना जरूरी हो जाएगा एविडेंस को कोर्ट में लाना। जाहिर है कोई अगर करप्शन कर रहा है, अगर कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर आप जो सहाफी है वो तो विस्लिंग द ब्लो, वो क्या कहते हैं कि बिलो द विसल वाली बात होती है कि उन्होंने तो बस एक इशारा करना होता है, फिर इदारे उसकी तरफ जो है लपकते हैं, झपकते हैं और फिर एविडेंस इकट्ठा करते हैं। अब वो बेचारा विसल भी ब्लो नहीं करेगा, उसको पता है अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है। अभी तो बेचारा एक बैग पकड़ के, उसका तो इतना नहीं होता कि वो करे, लेकिन वो जाहिर है ऑब्जर्वेशंस होती हैं, चीजें नजर आ रही होती है, उसके ऊपर वो बात करता है। तो ये कानून तो कह रहे भाई नहीं, आपके पास अगर स्ट्रिक्ट नई चीज है, आपके पास एविडेंस नहीं है तो मत लिखें आर्टिकल, मत लिखें, अपना ट्वीट ना करें या एक्ट्स के ऊपर ना लिखें। देखें, यहाँ पे ना एक बात ये कि कोई भी फॉर एग्जांपल न्यूज़ अगर कोई भी सहाफ़ी ब्रेक करता है ना, तो उसको या तो कहीं से इंफॉर्मेशन दी गई होती और वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रूटनाइज्ड नहीं होती, वो कोई प्रिविलेज इंफॉर्मेशन नहीं होती या फॉर कंफर्मेशन उसकी नहीं होती। वो एक न्यूज़ ब्रेक करता है सिर्फ अपना प्रोग्राम चलाने के लिए। ये तो आपको इस बात का मेरे से बेहतर पता है। ठीक। अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्शन तो मौजूद है कि वो जो हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया उसमें विसल ब्लोअर्स एक्ट देखा, बट उसके अंदर भी एक चीज है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं होगी, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आगे जिसे कहते हैं ना, इस कानून को अफेक्ट नहीं करती। इसके बेसिकली ना, इसके एसेंस को देखें, इसके प्रियम्बल को देखें कि ये कानून सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आप किसी शख्सियत या किसी की जात की हद तक किसी को डिफेम कर रहे हैं, डेफेमेशन लॉज आर कंसर्न्ड विद, मेरी नजर के अंदर या एज पर द इसका लार्जर एस्पेक्ट देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दैट ओनली डील्स विद पर्सन टू पर्सन। अब किसी के ऊपर बैठ के इस प्रोग्राम में मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दूं बिला तस्दीक के,
तो आई मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, आई ठीक, मस्ट बी हेल्ड ठीक, रिस्पॉन्सिबल। ठीक। अब यहां पे मीडिया का क्या मामला होता है, मीडिया के अंदर, मीडिया पाकिस्तान के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, पर खासकर पाकिस्तान के अंदर ना समझा जाता था कि जी, खासकर जब ये मीडिया आजाद हुआ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये जो आपके बड़े हाई पेड जर्नलिस्ट है ना, ये आके अपने आप को समझते थे कि हम अबव द लॉ हैं, हम किसी की भी इज्जत उछालना चाहेंगे ना तो हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, आजाद मीडिया के अंदर एक रेमेडी मौजूद है। ठीक, ठीक। ये बड़ी माजरत के साथ ये नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि इमरान खान और एन बॉथम का ना ये डेफेमेशन का केस बड़ा हाईलाइटेड मशहूर है। मैटर है और मशहूर केस है, जी, जी। जिसके अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर इमरान खान ने, एन बॉथम ने कहा कि जी मेरे ऊपर बॉल टेम्परिंग का इमरान खान ने इल्जाम लगाया, और अल्टीमेटली वो सूट जो एन बॉथम ने फाइल किया था उसके अगेंस्ट हुआ और उसके डैमेजेस जो है वो इमरान खान को मिले। अब वहां पे तो जिसे कहते हैं, आप अगर देखा जाए ना तो ब्रिटिश लीगल सिस्टम के अंदर ये डेफेमेशन के और ये मामला किसी की जुर्रत नहीं है। हाँ, वो किसी की जरूरत नहीं है कि वो आके किसी को डिफेम कर सके। बिल्कुल ठीक। और ऐसे मामलात के अंदर यहाँ पे हर दूसरे घंटे में कोई ना कोई बैठा मीडिया के ऊपर डिफेम हो लेकिन रहा है। शाम उन्होंने अपने सिस्टम को इतना बेहतर किया ना, इधर तो मसला सिर्फ ये है कि कानून इतना वन साइडेड लग रहा है, इन अ सेंस के कानून शहादत एप्लीकेबल नहीं है। लीव टू डिफेंड आपने फाइल करना है, रिटन स्टेटमेंट का आपको राइट नहीं, आप ट्रायल का काम करते हैं मियां साहब भी, बिल्कुल। आपको पता है कितना मुश्किल है इसको कबूल करना। फिर ये है कि उसके बाद जी आपको उन्होंने कहा जी आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है कि आप रूल ऑफ एविडेंस को नहीं इकट्ठा कर रहे। तो ये इस सेंस के अंदर एक वन साइडेड नजर आ रहा है कि जो लोग काम करते हैं इसका जो आपका सीक्रेट जर्नलिज्म है या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है, उसके अंदर तो वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो क्लियर कट एविडेंस लाएं। फिर इदारों को आपने करना है, तो उस सेंस के अंदर या फिर वो ये इसकी जिम्मेदारी किस तरह से ले, एक साफी को या एक जो लिखने वाला है, हम किस तरह उसको गाइड करें कि भाई मुकम्मल एविडेंस होना हम समझते हैं ये पॉसिबल नहीं होगा, उसके बाद चंद चीजें हैं, क्या वो करे, रुक जाए, ना करे, या एक इख्तियार के साथ एक स्टेटमेंट दे, क्या करे वो? देखिए, मोहतात रहना तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। ठीक। अब उस स्टेटमेंट की तस्दीक पूरी तरह एक होती है बट साहब कि न्यूज ब्रेक कर दी जी। अब न्यूज ब्रेक के अंदर सिर्फ एक लुकमा दे दिया जाता है कि जी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जी। अब किरदार कशी करना और एक बंदे को पिन पॉइंट करके किसी के ऊपर स्टेटमेंट इन इटसेल्फ लेके आना कि जी ये बंदे ने ये हरकत की है जी, और इस बंदे ने फॉर एग्जांपल यहां ये किसी इदारे के साथ करप्शन की है, या फॉर एग्जांपल किसी मॉरली या एथिकली या कोई भी मॉरल रॉन्ग उसने कमिट किया है, तो उसकी जात की हद तक आना, वो आपके पास अगर प्रॉपर ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है ना जी, तो फिर तो बट साहब उसके बारे में बात करना भी फजूल है। ये हमारा मजहब भी बड़ी माजरत के साथ हमें इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब जब आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर है और इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास प्रॉपर एविडेंस भी है कि जी उस बंदे ने हमारे पाकिस्तान, ये जो हमारा जो सिस्टम है या हम जिस सिस्टम और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं कि मैंने आपसे बात सुनी, ठीक है, आगे मैंने मियां साहब को कर दी, ठीक, मियां साहब ने भट्ट साहब को कर दी, अब भट्ट साहब कोई भी मीडिया एंटिटी है, भट्ट साहब ने आगे न्यूज ब्रेक कर दी, जिससे सुनी है उससे तस्दीक नहीं की कि बाकी यार ये वाकया हुआ भी था कि नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अब इस वजह से उस बंदे की जो रेपुटेशन है वो इतनी खराब हो जाती है कि वो मुआशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहता। सही। हाँ, अब यहां तक ये बात रही कि फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा या ये एक लॉ लेके ऐसा लाया जा रहा है कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये इसको बिल्कुल ये इन्फ्रिंज होगा। ठीक, ये मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि ये लोगों को स्नब करने के लिए और लोगों को डराने के लिए ये उनके ऊपर एक टूल रखा जरूर जाएगा कि हाँ यार अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ये इनिशिएशन कर देंगे डेफेमेशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं, बट या अगर इसकी नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव साइड इतनी ज्यादा जो है वो पब्लिश नहीं होती जी। जो इसकी पॉजिटिव साइड है ना, हम पॉजिटिव साइड को देखें। बिल्कुल। अब जो नेगेटिव साइड वाले बंदे हैं वो एक के साथ ज्यादती हो जाएगी, ठीक, बट जिन 10 को इंसाफ मिलेगा वो, बट जिसके साथ ज्यादती होगी, अगर डेफेमेशन कोर्ट या फॉर एग्जांपल ये जो डेफेमेशन ट्रिब्यूनल है उसने उसके खिलाफ फैसला कर दिया, तो ऑब्वियसली उसके पास एक अपीलेट फॉरम भी है जो कि मियां साहब ने बताया, उसका प्रोसीजर के वो डायरेक्ट डीबी में जाना है। अब 2 जजेस वहां पे बैठे हैं
और एक बड़े सीनियर एक्यूमन, लीगल एक्यूमन के मालिक हैं, और उसके बाद वो एक मतलब कोर्ट कंडक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसके साथ नीचे से ज्यादती हो रही होगी या उसके डिमीनियर को चैलेंज किया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली अपनी उसको ऊपर वाले कोर्ट में अपीलेट फोरम के ऊपर आके भी तो प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं अभी सिर्फ आपकी तरफ आऊंगा। सवाल ये है कि कानून अगर फॉर द टाइम बीइंग इसको मान भी लिया जाए कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपके जो डिले का मामला है उसके अंदर तो इतना बेचारा एक आम शख्स पिस जाता है कि उसकी जरूरत ही नहीं होती, तो फिर तो कोई नहीं बात करने की कोशिश करेगा। मैं ये आम नहीं बात कर रहा जिस तरह से लोग ट्वीट कर देते हैं या कोई लिख दिया, कोई पोस्ट लगा दी। मैं एक सीरियस जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। हमने देखा है कि लोगों ने बड़ी बड़ी स्टोरियां ब्रेक की हैं जिसके ऊपर इनिशियली फॉर द टाइम बीइंग इतना अच्छा एविडेंस नहीं था। एज ए लॉयर हम समझते हैं कि बात सरसरी थी, आगे उसको प्रोब किया गया इदारों ने, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ निकला। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बेनकाब हुए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुए, तो उसके अंदर इनिशियल कर दिया, बाकी इदारों ने काम किया। अब जो आम बंदा करेगा वो, क्योंकि आपका डिले इतना ज्यादा है कि वो आपके अच्छे से अच्छे लॉ को जो है इस तरह से दफन करता है कि उसकी सांस नहीं निकलती। अच्छा भट्ट साहब, जो डेफेमेशन का जो कंसेप्ट है ना, इसको पहले बुनियादी तौर पे समझने की जरूरत है। जी, डेफेमेशन का एक असूल है कि इसके पीछे जो है वो मेलाफाइडी होती है। जी, ठीक ठीक। कि जब भी आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं या कोई बात करते हैं, तो उसके पीछे इंटेंशन आपकी जो है वो मेलाफाइडी होती है। चलिए, मेलाफाइडी मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास मेलाफाइडी नहीं है, लेकिन मेरे पास एविडेंस भी नहीं है। ये एविडेंस भी नहीं है अगर आपके पास, तो आपको बिल्कुल भी खबर वो ब्रेक नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, हमारे कानून शहादत ये कहता है कि जो हेयर से एविडेंस है, he has no value। ठीक ठीक, उसकी कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके जो आपको सोर्स नहीं पता, जिसकी आपके पास कोई किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप इसको जो है वो करेक्ट कह नहीं सकते या उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, आप उस स्टोरी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो मेलाफाइडी जो है वो बुनियादी चीज है। मेलाफाइडी की बुनियाद पे ही आप डेफिमेशन करते हैं। ठीक। अगर अब देखें उसका सेक्शन 8 आप पढ़े, सेक्शन 8 और 10 इन सारे जो उसका प्रोसीजर बताया गया, उसमें आपको डिफेंसेस भी दे दिए गए इस लॉ के अंदर। इस लॉ के अंदर जो अच्छी बात है वो ये है कि जो आपके डिफेंस होंगे वो उसके अंदर लॉ के अंदर लिख दिए गए हैं। किसी भी लॉ में आपका डिफेंस नहीं लिखा होता कि आपने डिफेंस क्या लेना है। इस लॉ के अंदर आपका डिफेंस लिख दिया गया कि आपने डिफेंस क्या लेना है। डिफेंस ये है कि आप कहते हैं कि जी मैंने जो स्टोरी ब्रेक की इसके ऊपर कोई मेरी मेलाफाइडी नहीं थी, ठीक, मैंने जो पोस्ट की या मैंने जो वी लॉ किया या जो मैंने तहरीर लिखी या मैंने जो अखबार को दी, ये ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स थी और ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन थी, जो कि मेरी एक ओपिनियन है, मेरी इसके ऊपर जो है वो ये क्लास सोर्स था। अब आप जब उस डिफेंस में चले जाते हैं तो आप फिर साबित करेंगे ना कि जो आपने बात कही है, जो आपने लिखी है या जो आपने अपलोड की है वो ट्रू थी और उसमें कोई आपकी मेलाफाइडी नहीं थी या किसी भी तरह से आपका मकसद किसी को डिफेम नहीं करना था। ठीक, अब जनरल सी बातें हैं, आप ये आज की बात नहीं है, ये सहाफत और ये चीजें हम शुरू से ही देखते आए हैं। कॉलम लिखे जाते हैं, स्टोरीज ब्रेक होती हैं, वो ठीक भी होती हैं। हमने देखा माजी में बड़े बड़े लोग थे कॉलम लिखने वाले, कॉलम लिखे जाते थे, दारिये लिखे जाते थे, उसमें किसी के मतलब कोई बात डिस्क्लोज की जाती थी, बाद में पता चलता था ये दुरुस्त नहीं है, ठीक उसी तरह से अपोलोजाइज कर लिया जाता था कि ये दुरुस्त नहीं है, अदारा इसके ऊपर जो है वो माजरत कर। लेकिन अब हम जो बात इस वक्त मैं समझता हूं ये लॉ क्यों जरूरी था, अब हम अड़ जाते हैं, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलत है, आगे चले, कल नया टॉपिक आ जाएगा, मैं नई बात कर दूंगा, इसको छोड़े। जब ये मेंटालिटी होगी तो फिर लॉ तो अपना रास्ता लेगा और लेना भी चाहिए और कानून को सख्त से सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए ताकि कोई जरूरत ना करे। फिर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि यहाँ पे जो एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन है ना, जो क्लेमेंट है, इसके अंदर कैटेगोरिकली लॉ के अंदर ये लिखी हुई है डेफिनेशन के एग्रीव्ड पर्सन हैज द लोकस स्टैंडाई टू initiate the claim against any of the person who has defamation उसके खिलाफ उसने कोई डेफिमेशन की है। ठीक, ये कोई भी फॉर एग्जांपल उठ के उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता जब तक उसकी या वो डिफेम ना हुआ हो या वो अग्रीव्ड पर्सन ना हो। तो ये यहाँ पे ये भी प्रोटेक्ट करता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के खिलाफ कोई अग्रीव्ड पर्सन क्लेम लेके आ रहा है डेफिमेशन ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी डेफिमेटरी एक्टिविटी हुई है तो वो आ रहा है, वरना अगर वो लीव टू डिफेंड वाली जो आपकी बात है उसके अंदर वो कभी भी प्रिलिमिनरी डिग्री पास ही नहीं
कोट करेगी, जैसे कि मियां साहब ने कहा, अगर वो लीव टू डिफेंड के अंदर ऐसी बात साबित ही नहीं होगी कि उस बंदे ने की है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अली अपना ये तो इंपॉर्टेंट है कि बतौर सोसाइटी हम एक ज़ाब्ते में आए, उसके अंदर चीजें वक्त के साथ इंप्रूव होंगी। फॉर द टाइम बिंग ये तो आप मानते हैं ना कि इस लॉ की जरूरत थी, जिस तरह से सोशल मीडिया आगे बढ़ गया। आज ही अली ज़िया बाजवा साहब की ऑनरेबल जस्टिस हमारे, उनकी एक जजमेंट आई है तफसीली, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब आप किस तरह से आप जो लोग हैं हिरासत के अंदर उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इतनी आज़ादी, बहुत ही ज्यादा आज़ादी हो गई थी। हम किसी के आगे भी माइक रख के कहते हैं जी आप पाबंद है कि आप जवाब दें, बंदा देना चाहता है नहीं देना चाहता, कोई भी माइक पकड़ के आगे चला जाता है। उस सेंस में तो फिर चीजें ज़ाब्ते में आएंगी तो बेहतर है। देखिए जी, कानून की बालादस्ती तो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी पे भुगतान लगे। मैंने तो पहले ही बात की है कि हमारा माशरा जो है वो आगे नहीं परवान चढ़ सकता कि अगर हम माइक वाकई पकड़ के किसी के लिए आगे रख दें, कहें जी मेरे मतलब का जवाब दे या जो मैं पूछ रहा हूँ ये जवाब दे। मसला ये है कि हमें चाहिए क्या, चाहिए ये कि हमें झूठ नहीं बोलना, भुगतान नहीं लगाना, ताकि हमारे जो मामला थे वो बेहतर रहे। अगर हम ये करें कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी नहीं हम ये मामला चलाते रहेंगे, उसके बाद ये नहीं बनेगी बात, लेकिन हमें एज ए पर्सन ये देखना है कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान तो हमारा अपना है। कानून जो है उसको सामने रखते हुए हमने चलाना है। ये नहीं है कि किसी के ऊपर आप भुगतान लगा दें उसके बाद ये मामला आगे चले। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो हमारा अशराफिया है उसको इस चीज से फायदा पहुंचेगा। जिनके हाथ में ताकत है वो गरीब को और दबाएंगे और माशरे का इवेंचुअली नुकसान होगा। अच्छा ये मैं एक इसमें चीज ऐड कर दूं, मैंने वो सारा ये लॉ पढ़ा है, इसमें शायद ये चीज मिसिंग, अगर ये चीज डाल दी जाए कि जो बंदा डेफेमेशन का केस फाइल करेगा, जो क्लेम करेगा कि मैं डिफेम हूं, अगर वो साबित नहीं कर सका तो फिर उसको फिर डैमेजेस जो है वो उसको उल्टे देगा। बिल्कुल ठीक है ना। आप ये कर सकते हैं। देखिए वक्त के साथ ये नहीं है, अभी स्टॉक में नहीं है। मैंने देखा, मुझे भी ये नजर नहीं आया, चीजें बेहतरी होती जाती है। आपने इसी में से जब ये केसेस आएंगे इसमें जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आगे बढ़ेगी, जजेस जो है वुकला जो है वो अपने इसमें केसेस करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है इसमें बेहतरी आती जाएगी। अच्छा, इसमें जो बट प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है ना, दैट इज सिविल प्रोसीजर, और उस पे ऑब्वियसली जब आप ये लीव टू डिफेंड आप फाइल करेंगे तो उसके ऊपर ये जो अपनी ऑब्वियस सी बात है, साथ प्रेयर में ये भी लिखेंगे ना कि दैट द लीव मस्ट बी एक्सेप्टेड, और साथ इसके अंदर ये भी लिखेंगे दैट द जो डेफिमेटरी सूट फाइल किया गया है इट मस्ट बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट। और कॉस्ट की जो बेसिकली पावर्स हैं वो ऑब्वियसली सिविल प्रोसीजर के अंदर मौजूद है कि अगर कोई भी फ्रिवुलस दावा फाइल किया जाए तो उसकी कॉस्ट इंप्लीकेशंस तो हो सकती हैं, वो बेशक माइनर होंगी। तो मियां साहब की बात को मैं 100% एग्री करता हूं इस बात के ऊपर कि वो माइनर इंप्लीकेशन जरूर होंगी, बट इसको मजीद स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और वो होगा इस तरह ही जब ये लॉ डेवलप होगा बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो अली टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया, ट्रिब्यूनल इतनी देर में फैसला करे, किसी को रगड़ा लगाना है, गवर्नमेंट ने अपने वो बंदे को पकड़ेगा कि जनाब इसने बात की है गवर्नमेंट के खिलाफ फलां, 2 एप्लीकेशन फाइल करेगा, शाम की बात ठीक है कि पकड़ लेंगे, मिल जाते हैं उसके अंदर आपको किसी तरह से भी। ये भी अब जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी कि किस तरह से कोई फ्रेंड हुआ है वो कहेगा जी मैं बतौर पाकिस्तान जो है मुझे लगता है कि वजीर आज़म या वजीर आला के खिलाफ ये बात नहीं करनी चाहिए, मेरा भी ग्रीवियंस। तो अब ये है कि ये भी इंटरप्रिटेशन आएगी। तो टाइम फ्रेमवर्क भी लॉ में नहीं दिया गया कि ट्रिब्यूनल ने कितनी देर में फैसला करना है, ये भी आप समझते हैं कि मिसिंग है, चीज मिसिंग है। और लीव टू डिफेंस की इसका जिक्र करें, उसकी जज नहीं जाने देनी है कि आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, उसके बाद वो फैसला कर दे। अगर उसको मौका ही नहीं मिलेगा लीव टू डिफेंस जमा करवाने का तो वो तो गया। इसका मतलब ये है कि मैं अपना मौकफ जो है वो नहीं दे सकता। अगर मैंने किसी के आपको तौहीन की है या तौहीन अमेज को चीज लिख दी है या कर दी है तो मुझे जो है ट्रिब्यूनल जो है वो बुला लेगी और कहेगी तुम्हारे पास जवाब का हक नहीं है, तो बस ये फैसला सुनो। इसमें ये चीज भी तो आप मद्देनजर रखें, बिल्कुल मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला जा रहा है कि मेरा अपना मौकफ क्या है। ठीक है नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर कानून को जो है वो एक काला कानून कहा जा रहा है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमने ट्राई की इस चीज़ को डिस्कस करने की कि इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जूरिस्प्रूडेंस हमेशा वक्त के साथ डेवलप होती है, उसके जो कानूनी लकूनास हैं वो भी वक्त के साथ ही फिल होते हैं। हमें इतनी मायूस कुन हालात में नहीं जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। बेशक इसके अंदर हम रेटिंग में नीचे हैं, लेकिन बिल्कुल जो है उस तरह से उम्मीद हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। इब्तदा है, इसके आगे बेहतरी आती रहेगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस प्रोग्राम की इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।